हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं और 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट विद डिसॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी। सो किस तरीके का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा? तो सॉल्यूशन होगा आपका ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ओके, व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया और इसमें क्या ऐड किया आपने? जेडन ऐड किया। ठीक है, तो जेडन जैसे ही ऐड किया तो इसमें क्या होगा कि कोई मेटल्स को एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते तो हमें क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन गैस उससे इवॉल्व होता दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक पीसेज। तो आंसर देखा जाए तो हाँ, आंसर सेम है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? द पीवी, okay, PbS react with ozone to form PbSO4, the balance equation for, okay, तो बैलेंस इक्वेशन, एज पर बैलेंस इक्वेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल्स आर। तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए कितने चाहिए हमको? तो 4 चाहिए होगा। ओके, क्योंकि यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। एक पीबीएसओ4 में एक मतलब 4 ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारा 1 पीबी है। तो बहुत सिंपली हम कह सकते हैं कि ये 4 चाहिए होगा, ओके, बैलेंस करने के लिए। केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, या फिर हमारा है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या ओनली फेरिक ऑक्साइड, या नन ऑफ दी। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड होगा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, माफ कीजिएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हमारा ऑप्शन होएगा। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं। तो हम अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो चलो यहाँ पे आंसर भी हमारा दिख रहा था, तो थोड़ा सा ऐसे कर इसको ढक देते हैं और उसके बाद एक एक आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सो विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? तो देखो जेडिन CuSO4 तो डिस्प्लेसफुल रिएक्शन। अब वहीं पे सिल्वर और कॉपर। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज जब देखोगे तो सिल्वर और कॉपर, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ओके, तो यहीं पे ये फेल कर जा रहा है। ये डिस्प्लेस रिएक्ट मेटल एक्टिवेट रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज को फॉलो नहीं कर पा रहा है। फेरस अगेन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन से। ओके, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और क्लोरीन का, सॉरी, मैग्नीशियम और क्लोरीन का यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सिर्फ ये रिएक्शन है जो कि वैलिड नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अब कॉपर डिस्प्लेस विच आर द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से कौन सा को कॉपर हटा पाएगा? तो जो मोर रिएक्टिव होगा, मतलब कॉपर जिससे मोर रिएक्टिव होगा उससे हटा पाएगा। तो फिर से अगेन ये पिछला ही क्वेश्चन की तरह है, सिल्वर नाइट्रेट से रिप्लेस कर पाएगा, बाकी सब इससे मोर रिएक्टिव है तो वो सब इसी को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को नहीं रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके, where the electrolysis is carried, anode has, एनोड किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चेंज, एनोड के पास क्या होता है? सारे सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या चेंज लिख दिया है यहाँ पे, चार्ज लिखना चाहिए था, गलती से स्पेल हो यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, द रिएक्शन H2Cl2, H2Cl2 produce the twice 2 HCl represents। अब ये क्या हुआ? हाइड्रोजन, क्लोरीन में क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। जब क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो और ये दोनों एक अलग अलग कंपोनेंट्स थे, ये यहाँ पे अलग अलग। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए, अब देखो PbO रिएक्ट्स विथ कार्बन, एंड तो Pb क्या हुआ? उससे ऑक्सीजन हटा है, उससे ऑक्सीजन हटा है, तो जो भी C है वो क्या है? उसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो इसका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो C इज अ रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि Pb से उसने ऑक्सीजन को हटा दिया, उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक,
A substance which oxidize itself and reduces the another. खुद को है ना, ऑक्सीडाइज खुद को वो ऑक्सीडाइज कर लेता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने पिछले वाले में ही देखा था। तो कार्बन जो भी सी है या कार्बन है, ठीक है, वो खुद को ही ऑक्सीडाइज कर लिया और पीबी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। Take about 5 ml of dilute hydrochloric acid in a test tube and add few pieces of fine granules to it. Okay. Which gas is evolved? 5 ml of dilute hydrochloric acid और उसमें क्या डालना है? फाइन add few pieces of fine granules to it. किस चीज़ के ग्रेन्यूल्स इन्होंने डालना ही पूछे, भूलना ही भूल गए क्या? हम्म, अच्छा, मेटल्स के ही ग्रैन्युल्स डालेंगे हम लोग जनरली। तो जब भी हम मेटल्स डालेंगे तो उससे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगा। ठीक है। हम्म, उसके बाद डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्वियसली फिजिकल चेंज है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। शुगर एक फिजिकल चेंज है, उसको डिजॉल्व करना है ना। चलिए, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग होना चाहिए, यहाँ डिवाइडिंग लग गया, ड्यूरिंग कर देंगे हम लोग इसको। तो किस में हीट निकलेगा? तो एंडोथर्मिक में तो हीट डालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट में तो वो अलग हो जाता है। कंबशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो वो अलग है। हम लोग जब ये होता था, हम लोग कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द वर्ड ज़्यादा बेहतर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जो टूटता है। तो उसमें तो हीट देते हैं हम लोग जनरली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिवॉल्व होता है बहुत टाइम पे, या कंबशन रिएक्शन कोई भी चीज़ करा रहे हैं तो कंबशन हो रहा है, तो इन्होंने वर्ड कंबशन यूज कर लिया। कॉम्बिनेशन बहुत टाइम पे हमारा कैसा था? एक्जोथर्मिक इन नेचर होता है। ओके। अब आगे पूछ रहा है, जरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस्ड। तो अब ये देखो, बैलेंस इक्वेशन तो आपको देखना पड़ेगा और आपको देखना आना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो, एक फेरस है और दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक फेरस है और तीन क्लोरीन है। तो देख सकते हो कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ओके, पहला ही अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, कहानी खत्म हो गया, बाकी सब हम क्यों ही देखें, मतलब नहीं है। ये मत सोचना कि आंसर देख लें, आप खुद भी देख सकते हो, आंसर तो है ही पहले से। ओके, बट हम लोग समझ समझ के काम कर रहे हैं। ओके, द रिएक्शन विच लीड विच बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। तो PbNO3, PbNO3 NO3 प्लस पोटासियम आयोडाइड Ki, Ki। तो इसमें किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है? तो पोटासियम आयोडाइड सॉरी, लीड आयोडाइड बन जाएगा और के एन थ्री बन जाएगा। तो हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके अपना अपना नया नया फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, what happened when a dilute hydrochloric is added to the iron fillings? ओके, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक को आयरन फिलिंग्स में जब डालेंगे तो क्या होगा? तो भैया देखो, अगेन हमारा अगेन क्या होगा कि आयरन फिलिंग्स में जब हम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा। ओके, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये सिंपल सिंपल सा बात है, इसमें तो हमने रिपीटेड पढ़ा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ज़रा समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला में देख सकते हो कि 2 पार्ट में डिसोसिएट हुआ, तो वो क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? AD था और ये CB था। तो दोनों में यहाँ पे CB की जगह पे, यहाँ पे AB होना चाहिए था, यहाँ पे AD लिख गया है, मैंने यहाँ लिख देना है फिर से। AB प्लस CD है, तो क्या बन गया? AD फॉर्म हो गया और मान लीजिए BC फॉर्म हो गया। तो क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। Why not the silver evolve the hydrogen on reacting with H2SO4?
ओके, तो सिल्वर क्या कर रहा है, सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन एंड दैट्स व्हाई इट डज़ नॉट इवॉल्व। ओके, उसके बाद वे द डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रोपिक फॉर्म द कार्बन इन अ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट कंबशन। सो 2 तरीके के अलग-अलग कम्बेशन क्यों हैं? क्योंकि इनका पूरा अरेंजमेंट ही अलग है, पूरा अरेंजमेंट ही अलग है एंड डिफरेंट शेप्स है। तो ऑब्वियसली एक शेप से कॉम्बिनेशन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है किस तरीके से वो एक-दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, क्योंकि ये शेप्स के वजह से ही पूरा न्यू सब्सटेंस फ़ॉर्म हुआ है। जैसे ग्रेफ़ाइट एक बहुत अच्छा हमारा वो भी कार्बन का एलोट्रॉप है। और डायमंड डायमंड इतना हार्डेड सब्सटेंस है, ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, कितना सॉफ्ट है। तो ये सारा कुछ फैक्टर्स इसमें है। ठीक है। व्हाट इज द सोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन एंड रिमूव हाइड्रोजन। अब देखो, कोई भी रिएक्शन जब हम लेते हैं तो उसमें से या तो ऑक्सीजन हटा दीजिए या हाइड्रोजन ऐड करिए, दोनों ही केस में हम उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज किया है। ओके, अब क्विकलाइम को हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपन? क्विकलाइम तो वो एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होएगा। ओके, एंड हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा और हीट इवॉल्व होगा। रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। Why the combustion reaction and oxidation? Why a combustion reaction or an oxidation reaction? ओके, अब कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्यों होता है? तो वो ऑक्सीजन लेके कहीं न कहीं एक्चुअली में कंबशन जब भी होएगा तो बिना कंबशन रिएक्शन जो होगा बिना एयर का नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं होगा। तो हम वो ऑक्सीडाइज़ तो होएगा ही, तभी करेगा। तो इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। व्हाई द फूड पार्टिकल आर प्रेफरेबली पैक्ड इन एल्यूमीनियम फॉयल? तो एल्यूमीनियम फॉयल में इस वजह से पैक करते हैं कि एल्यूमीनियम कोरोड नहीं करता, या कोरोड भी करता है तो सिर्फ एल्यूमीनियम का ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। उसके बाद वो फर्दर कोरोजन से बचाता है, और एल्यूमीनियम फॉयल में पैक करने से यही होता है कि कोरोजन से जब बचा रहा है तो उसके आगे उसमें कोई स्पॉइलेज नहीं होगा, खाना खराब नहीं होगा। ओके, what happened to the lime water and carbon gas is bubble through it excess? जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस करते हैं हम लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, जब एक्सेस कर देता है तो फिर उसका मिल्कनेस चला भी जाता है। ठीक है, जो मिल्कनेस जो आता है लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू लाइम वाटर तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बट अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बबल कर देते हैं तो वो फिर मिल्कनेस इसका चला भी जाता है। ओके, व्हाई द कंबशन रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्यों है, तो अभी हमने बात किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।